सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपी लर्निंग हब पर। स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करके राइट साइड में बेल आइकन है उसको दबा दीजिए, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड होता है तो उसकी सूचना सबसे पहले आप तक आप आसानी से पहुंच जाएं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 7th एनसीईआरटी साइंस का जो अध्याय 8 है पवन, तूफान और चक्रवात, इसके अभ्यास प्रश्नों के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आज की क्लास का पहला प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने। प्रश्न है, निम्नलिखित वक्तव्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। करना क्या है, हमको इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो देखिए, जैसे पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि पवन वायु है। अच्छा, वायु कैसी वायु है भाई ये पवन? तो यहाँ इस रिक्त स्थान में आपको लिखना है गतिशील वायु है। कैसी वायु है? गतिशील वायु है। दूसरा प्रश्न है, पवन पृथ्वी के तापमान के कारण उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर पवन पृथ्वी के असमान तापमान के कारण उत्पन्न होती है। तो इस रिक्त स्थान में क्या आ जाएगा? असमान आ जाएगा। तो आप लिख देंगे यहाँ पर असमान। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न ये रहा, पृथ्वी की सतह के निकट वायु ऊपर उठती है जबकि वायु नीचे आती है। पृथ्वी की सतह के निकट देखो वायु ऊपर कौन सी उठती है? गर्म वायु उठती है। तो यहाँ तो आ जाएगा गर्म, और जबकि वायु नीचे बैठती है कौन सी? ठंडी वायु नीचे बैठती है। तो यहाँ आ जाएगा ठंडी। अगला प्रश्न देखते हैं, पांचवा, वायु दाब क्षेत्र से दाब क्षेत्र की ओर गति करती है। यानी वायु जो होती है उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गति करती है। तो उच्च से निम्न। ठीक है, ये पहले प्रश्न के चारों प्रश्न यहाँ पर हो चुके हैं। इनके रिक्त स्थानों की पूर्ति भी मैंने कर दी है। देखिए फिर से एक बार देख लेते हैं। पवन, यहाँ आप देख रहे हैं पवन गतिशील वायु है। पवन पृथ्वी के असमान तापमान के कारण उत्पन्न होती है। पृथ्वी की सतह के निकट गर्म वायु ऊपर उठती है जबकि ठंडी वायु नीचे आती है। वायु उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गति करती है। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सब लिखे हुए हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसी का दूसरा प्रश्न देखते हैं। ये यहाँ पर इसके आंसर भी लिखे हुए हैं, इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इनका भी ले सकते हैं आप एक साथ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 2। दूसरा प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है। प्रश्न है, किसी दिए गए स्थान पर पवन की गति की दिशा पता लगाने के लिए 2 विधियाँ लिखो। कौन कौन सी विधियाँ हैं जहाँ पर अपन पवन की गति की दिशा का पता कर सकते हैं? तो एक तो है कि पवन दिशा सूचक द्वारा। पहला तो क्या है? पवन दिशा सूचक जो होता है उससे पता कर सकते हैं। और दूसरा है वायु में छोड़ी सूखी पत्तियों के उड़ने की दिशा। जैसे मान लीजिए ये कोई खुला मैदान है, यहाँ पर वायु में पत्तियों को छोड़ दें अपन। अब मान लो जैसे पत्तियाँ इधर उड़ के जा रही है तो इसकी गति किधर हो जाएगी? गति की दिशा भी इधर ही हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर यहाँ दिया हुआ है। दोनों प्रश्न यहाँ पर दे दिए हैं मैंने, दोनों उत्तर। ये पहला लिख सकते हैं, ये दूसरा लिख सकते हैं। स्क्रीनशॉट आप लेना चाहो तो ले सकते हो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा प्रश्न ये रहा। प्रश्न है, ऐसे 2 अनुभव बताइए जिनसे आपको ऐसा अनुभव हुआ हो कि वायु दाब डालती है। 2 अनुभव अपनी ज़िंदगी के यहाँ शेयर करने हैं जिनसे ऐसे पता चला हो कि वायु दाब डालती है। तो एक तो देखिए ये रहा, साइकिल के ट्यूब में हवा भरने पर ये फूल जाती है। आप सभी स्टूडेंट्स साइकिल चलाते होंगे और साइकिल का ट्यूब जो होता है उसमें जैसे ही हम हवा भरते हैं, जैसे मान लीजिए ट्यूब ये है, अब इसमें जैसे ही हवा भरेंगे तो हवा अंदर से क्या करती है, आंतरिक सतह पर दाब डालती है। तो इसकी
साइज क्या होती है, बढ़ जाती है, यानी ये फूल जाती है। और दूसरा उदाहरण यहाँ पर है कि हवा से पेड़ की टहनियाँ हिलती है और बाहर रखे पॉलीथीन उड़ जाते हैं। यहाँ स्पष्ट होता है कि वायु दाब डालती है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। चौथा प्रश्न ये रहा। प्रश्न है, आप एक भवन खरीदना चाहते हैं, क्या आप ऐसा भवन खरीदना चाहेंगे जिसमें खिड़कियां हो लेकिन रोशनदान न हो? अपने उत्तर को समझाइए। आप एक भवन खरीदना चाहते हैं, एक बिल्डिंग खरीदना चाह रहे हैं, और इसमें कैसा भवन खरीदेंगे जिसमें खिड़कियां नहीं हो, रोशनदान भी नहीं हो, खिड़कियां हो, रोशनदान न हो? तो अपना उत्तर जो है उसका तर्क देना है। देखिए इसका उत्तर है कि एक अच्छा घर वही होता है जिसमें खिड़कियां और रोशनदान होती है। मतलब खिड़कियां भी हो और रोशनदान भी हो तो अच्छा घर वही होता है। खिड़कियों में से ताज़ी एवं शुद्ध वायु घर के अंदर आती है और रोशनदान से अशुद्ध एवं गर्म वायु बाहर निकलती है। यदि घर में रोशनदान न हो तो गर्म एवं अशुद्ध वायु मकान के अंदर घूमती रहेंगी। इससे मकान की वायु और अधिक दूषित हो जाएगी। घर में रहने वाले बीमार भी हो सकते हैं। इसलिए उस घर में रहना चाहिए जिसमें खिड़कियां और रोशनदान दोनों ही उपलब्ध हो। यानी आप किस प्रकार के घर का चुनाव करेंगे खरीदने के लिए, जिसमें खिड़कियां भी हो और रोशनदान भी हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। पांचवा प्रश्न ये रहा। पांचवा प्रश्न है, समझाइए कि कपड़ों के बैनरों और धातु की चादर से बने विज्ञापन पट्टों में छिद्र क्यों किए जाते हैं? आपने देखा होगा कि जो कपड़ों के बैनर होते हैं, धातु की चादर के बने विज्ञापन पट्टे होते हैं, इनमें छिद्र क्यों किया जाता है? इनके बारे में क्या स्टेटमेंट हो सकता है? तो देखिए इसका देखते हैं। कपड़ों के बैनरों और धातु की चादर से बनी विज्ञापन पट्टों में छिद्र इसलिए किए जाते हैं क्योंकि वायु बिना कोई नुकसान की इनमें से गुजर जाती है। परंतु यदि टांगे हुए बैनर और विज्ञापन पट्टों में छिद्र न बनाएं तो तेज हवा उन पर बहुत अधिक दाब लगाती है और उनको नुकसान पहुंचा सकती है। जैसे मान लीजिए हमारे ये बैनर है। अब ये बैनर पट्ट जो है, इस पर अगर छोटे छोटे छिद्र नहीं बनाए जाएंगे तो क्या होगा, इनसे वायु नहीं निकलेगी, और वायु नहीं निकलेगी तो क्या होगा, ये गिर सकते हैं, फट सकते हैं, टूट सकते हैं। तो इसलिए इन पे कपड़ों के बैनरों पे, धातु की चादर के विज्ञापन पट्टों में छिद्र किए जाते हैं ताकि वायु बाहर निकल जाए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट छठा प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न है, यदि आपके गांव अथवा शहर में चक्रवात आ जाए तो आप अपने पड़ोसियों की सहायता कैसे करेंगे? मान लीजिए आप जहां रह रहे हैं वहां चक्रवात आ गया आपके गांव में, शहर में, तो अपने पड़ोसियों की सहायता आप किस प्रकार करोगे ये बताइएगा। सबसे पहले मैं अपने पड़ोस में रहने वाले सभी व्यक्तियों को खतरे के बारे में बताऊंगा। सबसे पहली जिम्मेदारी ये होगी कि जो खतरा है उसके बारे में बताएंगे कि चक्रवात आने से ये खतरा हो सकता है। फिर उनके रहने के लिए कोई जगह ढूंढूंगा और वहाँ से जहाँ वे रह सकें उनके लिए पानी, भोजन, कपड़े की भी व्यवस्था करूँगा। रोटी, कपड़ा और मकान, ये जो तीन चीज़ें हैं, जगह ढूंढेंगे, वहाँ रह सके, उनके लिए पानी, भोजन और कपड़े की व्यवस्था करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न, सातवां प्रश्न है, चक्रवात से उत्पन्न होने वाली स्थिति से निपटने के लिए पहले से किस प्रकार की योजना तैयार करने की आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर है चक्रवात चेतावनी तंत्र की स्थापना, चक्रवात आश्रय स्थल की व्यवस्था, भोजन पानी की उचित व्यवस्था और चिकित्सक सुविधा की व्यवस्था। ये सारी व्यवस्थाएं वहाँ पर होनी चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न, आठवां प्रश्न ये रहा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर चक्रवात आने की संभावना नहीं होती है? ऑप्शन दे रखे, चेन्नई, बेंगलुरु, मंगलोर, अमृतसर और पुरी। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा अमृतसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं, नवां। प्रश्न है, नीचे दिए गए वक्तव्यों में कौन सा सही है?
कौन सा कथन सत्य है वो हमें देखना है। पहला कथन है शीतकाल में पवन स्थल से सागर की ओर बहती है। दूसरा, ग्रीष्म काल में पवन स्थल से सागर की ओर बहती है। तीसरा दे रखा है चक्रवात का निर्माण अति उच्च दाब तंत्र और उसके इर्द गिर्द अति उच्च वेग की पवन के घूमने से होता है। और चौथा दे रखा है भारत की तटरेखा पर चक्रवातों के आने की संभावना नहीं है। तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि शीतकाल में पवन स्थल से सागर की ओर बहती है, और ग्रीष्म काल में पवन स्थल से सागर की ओर ये गलत हो जाएगा। चक्रवात का निर्माण अति उच्च दाब तंत्र और उसके इर्द गिर्द अति उच्च वेग की पवन के घूमने से होता है, ये भी गलत हो जाएगा। और भारत की तटरेखा पर चक्रवातों के आने की संभावना नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। संभावनाएं होती है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इसके साथ ही इस चैप्टर के सारे अभ्यास प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं। अपनी क्लास को भी हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं कि इस चैप्टर जो 8वां चैप्टर है 7वीं क्लास का, उसके अभ्यास प्रश्न भी आपको यहाँ पर मिल गया है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।